प्रोवाइड कराना कि ये जो आयुष संजीवनी केंद्र आप अपने यहाँ हर एक ब्लॉक में एक ओपन करा रहे हैं, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, आप लोग को ये बताना कि वीएलईज को काम क्या क्या मिलेगा। और तीसरा, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे आज पूछ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी क्लैरिटी हमें भी अभी तक मिनिस्ट्री से नहीं मिली है, तो जैसे ही वो हमको मिल जाएगी तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। बट फॉर द टाइम बिंग जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे ही बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी वो मैं आपको जरूर दूंगी। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो आयुष संजीवनी केंद्र आपको खोलने हैं, इनका मोटिव क्या है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मोटिव बेसिकली ये था कि अगर आपने डॉक्टर त्यागी के 3D सुने होंगे, डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल बैंकर और डिजिटल टीचर, उसमें यह था कि हम आयुष को हमने फॉलो करते हुए आयुष संजीवनी केंद्र की शुरू मैम आवाज ओके, तो ये जो आयुष संजीवनी केंद्र है की सर्विसेज कोई शुरुआत नहीं हुई है, बट जब शुरुआत होगी तो ये सर्विसेज जो आपके यहाँ होंगी वही सिमिलर सर्विसेज सारे आयुष संजीवनी केंद्र देंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आयुष संजीवनी केंद्र का, वो बेसिकली एक बीएलई के पास 120 स्क्वायर फीट का मिनिमम स्पेस होना चाहिए। मिनिमम स्पेस क्यों चाहिए? क्योंकि हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। मैम बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी क्लैरिटी है आवाज में? हाँ, जी जी ठीक है। जी मैम। तो ये जो आयुष संजीवनी केंद्र है, इनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमम 120 स्क्वायर फीट जगह, 120 स्क्वायर फीट की जगह के साथ साथ जो आयुष संजीवनी केंद्र का कलर है, कलर या तो सफेद या फिर जो आपको पहले गाइड किया गया था कि डिजिटल सेवा केंद्रों को या तो हमें ऑरेंज कलर कराना है, जो फ्लैग का ऑरेंज कलर है, तो या तो वो कलर। तो बीएलई का खुद का चॉइस है कि वो ऑरेंज करना चाहता है या व्हाइट करना चाहता है, बट इसके अलावा लाल, पीला, हरा, नीला कोई कलर नहीं होना चाहिए। सेम कलर दिखने चाहिए। तो आयुष संजीवनी केंद्र के जो 2 अलाउड कलर्स हैं, इधर व्हाइट या ऑरेंज, जो अगर बीएलई कर चुका है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें बीएलई को जो मैंडेटरी करना है सेंटर पे, वो एक टेलीमेडिसिन का केबिन है। केबिन कैन बी ऑफ एनी साइज, बट इतनी जगह उस केबिन में होना चाहिए कि जो ऑपरेटर टेलीमेडिसिन कराने में वीएलई की हेल्प करेगा वो उसमें बैठ पाए। और साथ में अगर कोई पेशेंट आया, उसके साथ कोई एक और जना है हेल्प करने के लिए। जैसे अगर किसी बच्चे का नर्स होना है, उसके साथ उसकी माता आती है या पिता आते हैं, या कोई डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो उतना उसमें अवेलेबल स्पेस होना चाहिए, वो उस केबिन में आराम से बैठ सके। अब ये केबिन बनाने के लिए बीएलई चाहे तो प्लाई का इस्तेमाल, ग्लास का इस्तेमाल, एल्यूमिनियम डोर का इस्तेमाल, एल्यूमिनियम ग्लास के डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्राइवेसी का इशू है और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमें इस केबिन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एरिया जो बीएलई को इन सेंटर पे बनाना है वो की है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक एरिया बनाने के लिए कोई केबिन बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक टेबल, एक चेयर ऑपरेटर के बैठने के लिए और 2 चेयर जिनका डायग्नोस्टिक होना है उसके लिए। अगर आप लोगों ने कल की जो हमने 20 की करी थी या फेसबुक लाइव सेशन किया था जिसमें हमने एमपी के 101 सेंटर्स को इनॉग्रेट किया था, तो उसमें डॉक्टर त्यागी ने बोला था कि अगर बीएलई चाहे अपने सेंटर को और बेहतर बनाना चाहता है तो उसको बीपी और शुगर की डिवाइस रख लेनी चाहिए। बीपी शुगर की डिवाइस का सेंट्रली सप्लाई होना जरूरी नहीं है। हर एक लोकेशन पे बीपी और शुगर की डिवाइस अवेलेबल है, नॉर्मल रेट्स में मिल जाती है। तो अगर आप बीपी और शुगर की डिवाइस इस्तेमाल करोगे तो जैसे ही कोई सेंटर पे आता है या आप भी कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाते होगे और उसको बोलते होगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट थिंग अ डॉक्टर मेजर्स इज योर ब्लड प्रेशर। अगर ऐसा ही कुछ फील बीएलई के सेंटर पे उस पेशेंट्स को मिलेगा तो उनको भी थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ यहाँ पे इलाज हो रहा है या यहाँ पे कोई डॉक्टर से परामर्श से रिलेटेड काम हो रहा है। तो बीपी और शुगर का डिवाइस लोकली बीएलई खरीद सकता है, मैंडेटरी नहीं है, बीएलई की अपनी चॉइस है। पर 3
जो डिवाइस वीएलईज को रखना मैंडेटरी है वो है हाइट, वेट और हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर का हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सप्लाई सेंट्रली करें। हाइट और वेट की डिवाइस वीएलई लोकली प्रोक्योर कर सकता है। तो ये तो हुआ डायग्नोस्टिक एरिया। थर्ड है मेडिसिन रैक्स। अब मेडिसिन रैक क्यों चाहिए? मेडिसिन रैक चाहिए कि थोड़ी सी दवाइयां खरीद के वीएलई वहां डिस्प्ले करेगा। थोड़ी से मेरा मतलब 20-25 हजार की नहीं खरीदना है, थोड़ी सी दवाइयां जो उस रैक में दिखे और लोग जब आपके सेंटर पे आए या वीएलई के सेंटर पे आए तो उनको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे दवाइयां भी मिलती हैं। तो अगर परामर्श करवाएंगे, बेसिक डायग्नोस्टिक कराएंगे, उसको वहीं से दवाई मिलेगी तो लोग उस सेंटर पे बार बार विजिट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बार बार विजिट करेंगे तो वीएलई के सेंटर की वायबिलिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन। चौथी चीज जो हमें सेंटर पे करवाना चाहते हैं वो की है केमिस्ट शॉप ओपन करवाना। अभी केमिस्ट शॉप ओपन करने के लिए एक तो प्रोविजन जो वीएलई के पास पहले भी अवेलेबल था वो था जन औषधि केंद्र। बट जन औषधि केंद्र में ड्रग लाइसेंस प्रोक्योर करना या फार्मासिस्ट अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। तो सीएससी एसपीवी ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। उस कंपनी ने जो सीएससी को प्रॉमिस किया है, उन्होंने कहा है कि अगर वीएलई कहीं पे भी केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं तो वो ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन का सप्लाई करेंगे और साथ ही में ड्रग लाइसेंस प्रोक्योर कराने में और फार्मासिस्ट अरेंज कराने में वीएलई की मदद करेंगे। ऑफ कोर्स जब वो ये फार्मासिस्ट अरेंज कराएंगे तो एक फार्मासिस्ट की सैलरी होगी जो आपको हर महीना वीएलई को बोलना पड़ेगा कि वो सैलरी फार्मासिस्ट को देगा। अगर वो खुद से फार्मासिस्ट अरेंज करना चाहते हैं तो वो प्रोविजन भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इस कंपनी की मदद चाहते हैं तो उनको फार्मासिस्ट की सैलरी देनी पड़ेगी जो कि एक बेसिक सैलरी 5,000 रुपए की उनको देनी पड़ेगी। तो अगर कोई आपके शॉर्टलिस्टेड वीएलईज में से ये ड्रग स्टोर ओपन करना चाहता है या केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहता है तो आप उन वीएलईज का नाम अपनी स्टेट टीम तक पहुंचा दीजिएगा और फिर हम उस कंपनी के साथ शेयर करके हम उसका भी प्रोविजन स्टार्ट करवाएंगे। अगर कोई वीएलई ये स्टोर खोलता है तो जब मिनिस्ट्री का काम आना बंद हो जाएगा तो वो ये सेंटर खुद से आराम से चला पाएगा। मेडिसिन में मार्जिन होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, लोग अपने आप आते हैं। अगर कोई केमिस्ट शॉप होती है तो इतना प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगा। रूरल इंडिया में मेडिकल शॉप्स कम है। अगर ये वीएलई खोलेगा तो उसको आमदनी अच्छी होगी, सेंटर वायबिलिटी बनेगी। तो अगर वीएलई खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज वीएलई का पर्सनल चॉइस। ठीक है, तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब है कि वीएलईज को इन सेंटर्स पे काम क्या क्या मिलेगा। टेलीमेडिसिन तो वीएलई अभी भी करते हैं और मेरा मानना ये है कि ये सेंटर खोलने के बाद वो टेलीमेडिसिन को अच्छी तरीके से प्रमोट करके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मिनिस्ट्री से क्या क्या काम मिल सकता है, अभी इन सब चीजों का नहीं हुआ है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइन बता रही हूँ कि हमें करना क्या क्या है। बाद में इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही अप्रूवल्स आएंगे उसके बेसिस पे हम आपको बता देंगे। पहला है सर्वे करना। सर्वे इज बेसलाइन सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए। दूसरा काम जो इसमें है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीएससी सेंटर्स के साथ मैप किया जाएगा तो उनके ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का काम सीएससी करेगा। तीसरा जो काम इसमें करना है वो है आयुष के डिफरेंट फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए, आयुष मिनिस्ट्री के जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर्मेट्स हैं वो है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा को फॉलो करते हुए टेली कंसल्टेशन। और अगर कोई चाहता है कि उसको इन फॉर्मेट्स में कंसल्टेशन नहीं करना है पर एलोपैथी में ही करना है तो वो पेशेंट की चॉइस है, बट उसका प्रोविजन भी अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही 4 डॉक्टर रखेंगे और बाकी गायब करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, पेशेंट जिससे बात करना चाहता है कर सकता है। पर मेजर प्रमोशनल जो इवेंट्स ये सेंटर्स करेंगे वो आयुष मिनिस्ट्री के रहेंगे। चौथा काम जो ये सेंटर्स करेंगे वो है प्रमोशनल इवेंट। जैसे अगर आप लोगों ने अपने स्टेट में करवाया है आयुर्वेदा डे, इंटरनेशनल योगा डे, ऐसे कोई प्रोग्राम जो हमें मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाएंगे तो सिमिलर प्रोग्राम्स हम इन केंद्रों पर करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम है जो हमें मिनिस्ट्री के थ्रू करवाने हैं। जैसे इनके अप्रूवल्स आ जाएंगे, कॉस्टिंग की बात अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। उसका रीजन ये है कि हमें कॉस्टिंग अभी खुद ही अप्रूवल्स नहीं मिले हैं। हमारे प्रपोजल्स अंडर प्रोसेस है। अगर जैसे ही ये हो जाता है, कॉस्टिंग अप्रूव होती है
तो मैं आपको इसके बारे में जल्द ही बताऊंगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था कि सेंटर कैसा होना चाहिए। दूसरा ये है कि स्टेट टीम को ये इंश्योर करना पड़ेगा, एक चेकलिस्ट हमारे द्वारा आपको भेजी जाएगी। अब वो चेकलिस्ट में क्या करना है, डीएम जब ये सेंटर्स रेडी करा देंगे और ये सेंटर डीएम वेरीफाई कर लेंगे कि ये सेंटर पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है या ये जो सेटअप होना था इसमें ये सब हो चुका है, बीएलई साइन करेगा और उस पे डीएम साइन करेगा। डीएम के साइन करने का मतलब है कि मैंने ये सेंटर वेरीफाई करा है, मैंने देखा है कि इस सेंटर पे ये सारी फैसिलिटीज हो चुकी हैं। बाद में जब ऑडिट होगा और अगर उस सेंटर पे वो चीजें नहीं निकली तो डीएम विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो स्टेट टीम ये एश्योर कर दे कि जो डीएम हमें एचओ में ये रिपोर्ट भेजेंगे उस चेकलिस्ट को साइन कराने के बाद अगर ऑडिट के बाद वो चीजें नहीं निकली तो आपके डीएम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कोशिश ये करें जो देखे उसी को लिखे और उसी पे सिग्नेचर करें। ज्यादा लिखिए, कम होने का कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर जो चीज जरूरी नहीं है, देखिए आज मैं आपसे ये चीज बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि अगर बीएलई को लगता है कि मैं ऐसे बाहर लकड़ी का फट्टा लगा के केबिन बनाऊंगा, जब मेरा काम आने लगेगा तो मैं इसको अगर कोई बीएलई ऐसा करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। जरूरी नहीं है उसको पहले दिन ही बहुत सुंदर सेंटर लगा के 25-30 लाख 1000 रुपए लगा के इतना महंगा सेंटर बनाने की जरूरत है। धीरे धीरे शुरुआत करें, जैसे जैसे पैसा आने लग जाए उसको ठीक करने लग जाए। केबिन होना चाहिए, डायग्नोस्टिक की जगह होनी चाहिए, रैक होना चाहिए, ये सब उसको पहले ही अरेंज करना पड़ेगा। उनको बहुत सुंदर करना वो बाद में भी कर सकता है, सुंदर होने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सेंटर साफ होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे चाहिए तो सेंटर में ब्रांडिंग ठीक होनी चाहिए, केबिन होना चाहिए, ये सब एश्योर करना बीएलई का काम, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक ब्रीफ है। अब आपके जिस चीज के जो सवाल है मैं उनको आंसर करने के लिए तैयार हूँ, तो आप एक एक करके मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए, किसी किन्हीं लोगों का कोई भी प्रश्न है आप पूछिए। आप लोग का फोन आ रहा था मेरे पास, आप लोग पूछ भी रहे थे सभी लोग। तो मैम कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमसे पूछा है, एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग हमसे पूछ रहा था कि कि मतलब इसमें वीएलई को क्या फायदा होगा। तो जैसा कि आप बताई हैं कि और हम जैसा बताए तो लोगों को कि सारा जो भी आयुष संजीवनी केंद्र होगा उसको वहाँ के लोकल में वैसे लोग जैसा कि आपने बताया था ना मुझे कि प्रेग्नेंट लेडीज हो गई या फिर वैसे जो मतलब कि बच्चा लोग को न्यूट्रिशन कर रही है, तो वैसे ही लोगों को एक मैप कर दिया जाएगा, है ना। वो हमारे केंद्र से और वो लोग जो है वहाँ आएंगे और वहाँ 3-4 का टेस्ट हो गया, जैसे कि खून का जांच हो गया, ब्लड का जांच हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो फिर सही का हाइट और वेट हो गया। तो मैम इसमें ये लोग जानना है, कुछ हमसे पूछा था कुछ लोग इस आधार पे कि उनको इसमें क्या मिलेगा। तो इसमें देखिए जो सर्वे बीएलईज करेंगे उनको पर सर्वे का पैसा मिलेगा। अगर आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग होगी तो पर आंगनबाड़ी ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा, टेलीमेडिसिन का पैसा मिलेगा और साथ साथ में उनको जो ये छोटे मोटे काम आते रहते हैं इसका तो पैसा मिलता ही है, ठीक है। तो ये तो पैसा उनको हर चीज जो भी वो करेंगे उस सब चीज का पैसा मिलेगा बिल्कुल। अच्छा मैम, और उन लोगों को जो जैसा कि जो मेडिकल का जो किट्स वगैरह होगा तो उसमें कुछ हम लोग भी अपने एंड से प्रोवाइड करेंगे संजीवनी केंद्र को। हीमोग्लोबिनोमीटर को हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी जो चीजें हैं वो लोकली अवेलेबल हैं, उनको सेंट्रली भेज के कोई फायदा नहीं होता। हमने पहले भी डिवाइसेस भेजे हैं, उन डिवाइसेस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमको उसका लॉस होता है, इसलिए वो लोकली वो प्रोक्योर कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के अलावा बाकी डिवाइसेस जो बीपी शुगर के केसेस हैं वो आराम से मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं से खरीद के अपने सेंटर पे रखना जरूरी है। ओके मैम, किसी का कोई है कुछ क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। आप लोग को कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि मैम कुछ मैंने कुछ निधि पूछिए।
डिसीजन वीएलई को, जैसे मैम आपने बताया कि प्रपोजल में ये फाइनल नहीं हो पाया है कि क्या अभी मिलने वाला है, वीएलई की सिलेक्शन तो मैंने कर दिया है मैम, मान लीजिए मैम जो स्ट्रक्चर्स आपने बताया रेडी कर रही है, वो जरूर से वो पूछेंगे कि मैम कुछ तो बताइए, कुछ तो आइडिया दीजिए कि क्या मिलेगा, तो उस आधार पे हम खर्च कर पाएंगे, क्या करें नहीं करें। देखिए मैं आपको ना एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती हूँ, बट जैसे सर्वे में आप उनको इंडिकेटिव फिगर बता सकती हैं 10 से 15 रुपए या मैक्सिमम 20 रुपए, ठीक है। तो ये प्रपोज है पर सर्वे के लिए। उसके साथ साथ अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग मिलती है तो जो पीएमजी दिशा में उनको पैसा मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये आप उनको इंडिकेट कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन के लिए मैक्सिमम 20 से 22 रुपए, ठीक है। और ये जो काम आते रहते हैं छोटे मोटे, ये तो आपको पता ही है, जैसे अभी आयुर्वेदा डे किया, आयुर्वेदा डे में उनको अगर वो था कि 100 लोग को बुला रहे हैं तो उनको 800 रुपए मिलना था, ऐसे करके सिमिलर लाइंस पे ही मिलेगा उनको। तो ये आंगनवाड़ी वाला जो मैम ये सर्वे वाला बता रही है, ये किस तरीके का होगा मैम, ये नहीं समझा। आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग होगी, सर्वे नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कराते हैं। सिमिलरली आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हाँ जी, हाँ वीएलई कराएंगे, ऑनलाइन मॉड्यूल्स रहेंगे, वीएलई के सेंटर पे आके ट्रेनिंग करेंगे। कितने दिन की ट्रेनिंग है मैम, ड्यूरेशन क्या है ये ट्रेनिंग की आंगनवाड़ी को? ये तो जैसे ही हमें मॉड्यूल्स मिल जाएंगे हम आपको बता देंगे कि कितने दिनों की ट्रेनिंग है। मॉड्यूल्स अभी मिनिस्ट्री बना रही है। मैम ये आंगनवाड़ी का जो ट्रेनिंग होगा मैम, ये कैपेसिटी होगा ना मैम, कि इतना ज्यादा हम नहीं करवा सकते हैं एक वीएलई का? नहीं, कैपेसिटी क्या, जिस वीएलई के साथ जो आंगनवाड़ी मैप होगी इसकी मैपिंग करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो है वो मैपिंग होगी, ठीक है। तो वो जितने लोग होगी जिसके साथ मैपिंग होगी उसी के बेस पे उसकी ट्रेनिंग होगी। मैम अगर 20 का स्लॉट बनाते हैं वीएलई तो एक ट्रेनिंग कंप्लीट होता है मैम, तो उनको कितना पैसा मिलेगा इसका? मैंने अभी बताया ना, जितना पीएमजी दिशा में मिलता है उतना ही मिलेगा। अच्छा, पीएम दिशा के रिगार्डिंग पैसा मिलेगा उनको? उतना ही मिलेगा या उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। हर आंगनबाड़ी वर्कर का ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का पैसा होगा। ग्रुप में कराना है, कैसे कराना है, वो वीएलई का खुद का हेडेक है। मैम एक सवाल था कि आंगनवाड़ी वर्कर का ट्रेनिंग तो वन टाइम ट्रेनिंग होगा, जिसका उसकी ऑन टाइम ट्रेनिंग होगा, उसके बाद तो पैसा भी वन टाइम मिलेगा। उसके बाद उस सेंटर पे इस तरह का और भी कोई एक्टिविटी होगा जिस तरह से वीएलई का अर्निंग सोर्स हो, क्योंकि एक बार पैसा कमाने के बाद जो सर्वे करवा रहे हैं उससे एक बार मिनिस्ट्री ने अगर सर्वे करा लिया तो ऐसा नहीं है कि सर्वे बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए सर्वे हुआ पहली बार में, आपने जो सर्वे करवाया उसमें आपने हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया, आपने उसका हाइट वेट चेक किया, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या कहते हैं कि हमने इन लोगों को ये चीजें दी हैं एज अ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, ठीक है। किसी को बच्चों को स्कूल में मील दिया जाता है या लेडीज को आयरन की टैबलेट दी जाती है। तो ये जो सर्वे है ये रेकरिंग सर्वे है कि आपने अभी किया फिर शायद मिनिस्ट्री से दोबारा 6 महीने में कराएगी, साल में कराएगी, तो ये रेकरिंग काम है जो आता रहेगा। तो अगर पहली बार हमने अच्छे से किया तो दोबारा भी मिलेगा, पहली बार ही बेकार कर दिया तो दोबारा काम नहीं मिलेगा। मैम मेरा कहना है कि वीएलई एक अपना स्पेस उसके लिए यूज करेगा, एक अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी करेगा, लेकिन उसके लिए एक सटीक इनकम जो मंथली या वीकली या फिक्स हो कि इतना वो अप्रोक्स कमा ही सकता है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते ना भी। देखिए सर, सर्विस तो पहले भी थी, सर्विस तो टेलीमेडिसिन अभी भी है। वीएलई नहीं करते हैं तो उनको इनकम कैसे बनेगी? थोड़ा सा जाके वीएलई प्रमोट नहीं करेंगे तो इनकम कैसे बनेगी? बेस क्या है इन सेंटर्स का? टेलीमेडिसिन कराना, ठीक है। अब मिनिस्ट्री, हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ वीएलई का तो ऐसे हम लोग पीएमजी दिशा में एक बंदे का करवाते हैं, एक स्टूडेंट का करवाते हैं, उसका 300 रुपया मिलता है मैम। तो अगर एक आंगनवाड़ी का करवाते हैं वीएलई तो उनको 300 रुपया मिलेगा ना मैम इसमें? हाँ, मतलब मैंने आपको वही बोला ना, हर चीज का पर चीज का कॉस्ट है। अगर पर ट्रेनिंग का कॉस्ट है
मैम इसमें तो अच्छा कमाया फिर मैम उनका 20 रुपया सर्वे का हो जाता है, 20 रुपया टेली मेडिसिन का हो जाता है। देखिए सर, पैसा तो है, अब वही है कि वीएलई आपको फर्स्ट डे बोले कि मुझे लाख रुपए कमा के दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक डोज को 340 रुपए का फायदा होता है मैम। हाँ जी, एक बंदे पे उसको 340 का फायदा होता है मैम, 340 रुपीज। हाँ, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली ट्रेनिंग आती है, इतना ही फायदा होगा। अगर वो सर्वे करेगा तो फायदा होएगा, और सर्वे करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो आंगनवाड़ी वर्कर्स उसके साथ जुड़ी हुई है, लेडीज जुड़ी हुई है, उनकी 10-12 लोगों की कंसल्टेशन करा दिया, फायदा हो गया, तो उसका नाम होएगा और लोग सेंटर पे आएंगे। केमिस्ट शॉप खोलेगा तो उसे और फायदा है, क्योंकि उसमें कम से कम 25% का मार्जिन है दवाइयों पे, तो वो खोल ले। अगर उसको सेंटर वायबिलिटी की इतनी ही टेंशन है कि मैं खोल लूंगा फिर मेरा क्या होगा, तो दवाइयों की दुकान खोल ले। देखिए ये तो वीएलई के ऊपर है। टीम बिहार टीम अभी देखिए हमारा जो मेन एम है ना, वो ये सेंटर्स बनाना। ये सेंटर हम इसीलिए बनवा रहे हैं ताकि मिनिस्ट्री से कोई भी काम आए, कुछ भी आए, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिले। उसके साथ साथ जो मैम ने 4 चीजें बताई, टेलीमेडिसिन, सर्वे और ट्रेनिंग वाला, उसके अलावा मेडिकल स्टोर वाला, तो ये सारी चीजें से उनको इनकम होनी ही होनी है ना। तो अभी हमारा बेसिक यही है कि इनके सेंटर ऐसे रेडी रहे ताकि मिनिस्ट्री के साइड से जो भी काम मिले तो हम आयुष संजीवनी केंद्र को ही दे सकें। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो बेसिक रिक्वायरमेंट इन सेंटर्स पे करवाते हो तो हार्डली इन वीएलईज का 5,000 से 10,000 रुपए लगना है। हार्डली, अगर वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं तो 10,000 एक टेलीमेडिसिन का केबिन बनवाने में। रैक ऑलरेडी हर सेंटर पे होते ही होते हैं, जिनका नहीं होगा वो रैक बनवाएगा और एक टेबल रखेगा डायग्नोस्टिक के लिए। बाकी उनका बेसिक तो सेंटर रेडी ही होता है ना। आपको बस कराना क्या है, उनका बैनर लगवाना है। मैंने मुदित को कुछ कटआउट भेजे हैं, वो मुदित आप लोग को शेयर कर देंगे, वो कटआउट लगाना है। जो मेल आया है वो शेयर कर चुके हैं। हाँ, अभी आपको एक व्हाट्सएप भी किया है मुदित, वो भी आप शेयर कर देना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, हमारा मेन यही है कि हम 1 तारीख को जो इनॉग्रेशन होना है उससे पहले हमारे ये सेंटर रेडी हो जाए, इनॉग्रेशन हो जाए, ताकि मिनिस्ट्री को ये देखे कि आयुष संजीवनी केंद्र बन गए हैं और वहां से काम आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे काम आएंगे, जैसे मैम ने बताया, हर काम के बदले पैसा है। जो पैसा आएगा, कितना किस चीज के लिए